आज की राजनीति छद्म पर है, छल पर है, कुटिलता पर है, भ्रष्टाचार और चोरी पर है, पैसे पर आधारित राजनीति है आज की। ये पेंटिंग का जो पानी होनी है इसका, उसको भी रगड़ के सूखते हैं। होली में भांग होंग एक आध 2 बार 4 बार खाया पिया होगा, सही। लड़कियां भी नशा करती हैं, कभी फंसा नहीं। एक बार बीड़ी पी ली, सिगरेट पी लिया तो बायोडेक्स को डबल रोटी में मिला करके लोग खाते हैं। फिनल को रुमाल में भिगो करके उसको सूखते हैं। राजनीति गंदे रास्ते पर है। राजनीति वैभव की ओर चली गई शुरू से ही। स्वतंत्रता श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और ने बीजेपी में मर्ज किया है। हाँ। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी। सबसे पहले हम जानेंगे कैसी चल रही है जिंदगी इस समय। जिंदगी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति में और सामान्य जीवन को एकदम से जब तक समर्पण भाव से आदमी करता है तो फिर जिंदगी ठीक रहती है। अगर समर्पण का भाव कम हो गया तो जिंदगी कठिन दिखने लगती है। इसलिए समर्पित होकर काम कर रहा हूँ तो जिंदगी अच्छी दिख रही है। आपके भाषण में अक्सर मैंने सुना है कि आपका जो सफ़र रहा है वो बड़ा उठक पटक वाला रहा है। नमक रोटी से ज़िंदगी शुरू हुई, शाही पनीर तक पहुंची, वो भी संसद भवन की। हाँ, सामान्य आदमी के लिए राजनीति दुष्कर है, और मैं भी बहुत ही सामान्य साधारण किसान के परिवार से हूँ। तो और कोई राजनीति में गॉडफादर नहीं रहा कि उठा करके कोई कुछ ले जाके रख दे कहीं। खुद का स्ट्रगल करना पड़ा, खुद से ही लड़ना पड़ा। खुद से भी लड़ना, जीवन को की शुचिता के लिए खुद से लड़ना पड़ता है, तो उससे वो भी लड़ाई लड़ी। अभाव की लड़ाई थी, वो भी लड़ाई लड़ी। राजनीति में कोई हमारा पैरोकार नहीं था कि जो कहीं ले जाकर के विशेष रूप से कोई काम दायित्व सौंप सके। तो ईश्वर साथ के अलावा कोई दूसरा साथी था नहीं। उसने जितना जितना करवाया वो करते गए और यहाँ तक उसने पहुँचा दिया है। ईश्वर की कृपा है और युवा जनता की कृपा है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना था, जो निर्णय करना था, उसके आधार पर यहाँ पहुँचे। 3 बार सांसद, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी जनार्दन मिश्रा जी अभी भी आम लोगों से मिलते हैं, आम जीवन जीते हैं, आम लोगों की समस्याएं सुनते हैं। लगता नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना चाहिए, हवेली में रहना चाहिए, बड़े बड़े नेताओं का साथ है, दिल्ली में बंगला मिला हुआ है। दिल्ली में बंगला मिलना है, लेकिन दिल्ली का बंगला हमने रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली में हमने बंगला नहीं लिया। हाँ। फ्लैट बंगले की योग्यता है, लेकिन अपना फ्लैट में काम चल जाता तो फ्लैट में रह रहे हैं, बंगला नहीं लूँगा। और ये जो जिस ऐश्वर्य की बात की आपने, वो कभी मन में था नहीं, ना है। और क्योंकि जीवन जिस तरह से जिया है, वो जीवन जब तक है और आर्थिक विपन्नता जब तक एक एक आदमी के साये से दूर नहीं हो जाती, तब तक इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और हिंदुस्तान में की राजनीति की एक विडंबना रही है कि राजनीति वैभव की ओर चली गई शुरू से ही। स्वतंत्रता के बाद के कुछ दिनों बाद से राजनीति वैभव की ओर चली गई, और वो दिनों दिन और बढ़ती जा रही है। लेकिन वो सही रास्ता नहीं है, देश के लिए वो उचित रास्ता नहीं है, समाज के लिए उचित रास्ता नहीं है।
इसलिए जो रास्ता सही नहीं है उस रास्ते, और मैं मानता हूँ कि रास्ता सही नहीं है, इसलिए उस रास्ते पर, गलत रास्ते पर चलने का कभी प्रयास नहीं हुआ। आप राजनीति सही रास्ता नहीं है, या फिर राजनीति जो आज के परिवेश में हो रही है, जिस दौर की राजनीति चल रही है, वो सही नहीं है? राजनीति के बिना तो हम लोकतंत्र में हैं, तो राजनीति तो होगी जी। तो राजनीति तो होगी ही, राजनीति सही रास्ते पर नहीं है, राजनीति गंदे रास्ते पर है। आज की राजनीति छद्म पर है, छल पर है, कुटिलता पर है, भ्रष्टाचार और चोरी पर है, पैसे पर आधारित राजनीति है आज की, और वो सही रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आज की राजनीति को बहुत सही रास्ते पर चलने वाली राजनीति नहीं मानता। हम जैसे युवा हैं जो अगर चाहें कि राजनीति में अपना करियर बनाएं, राजनीति में करने की इच्छा है, प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं कि नए लोगों को अवसर देना है, आप लोग ही इस अपने लोकसभा क्षेत्र से ऐसे प्रतिभा को, ऐसे लोगों को उठाएंगे, निकालेंगे, तो उनके लिए क्या सीख है, कैसे वो आगे बढ़ें? उनको इस वैभव को अपने दिमाग से निकालना होगा। सबसे पहले तो राजनीति का वैभव जो चमकता है, उस चमक से नजर उठा करके, फेर करके गरीब के पैरों की नजर डालनी पड़ेगी, और गरीब की सेवा में जो भी युवा आएगा, लगा रहेगा, तो उसके लिए स्थान है। क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में स्थान बहुत खाली है। जो वैभव की स्पर्धा चल रही है उसमें तो जगह नहीं है, लेकिन समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में बहुत स्थान बहुत बड़ा खाली है। इसलिए जो नौजवान आए, गरीब के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, वो प्रतिबद्धता के साथ अगर काम करेंगे वहाँ नीचे से, तो निश्चित रूप से राजनीति में चाहे जितनी भी गंदगी रही हो, लेकिन जगह तो हमको मिली। जगह इसलिए मिली कि हमने उस वैभव के बजाय, वैभव के बजाय हमने गरीब के पैर को देखा, गरीब की पीड़ा को देखा। तो कभी न कभी, थोड़ा देर से भले सही, लेकिन जगह तो मिली, और ईश्वर ने ऐसी जगह दी कि 3 बार लगातार रीवा से कोई नहीं जीता, तो हैट्रिक लगी। तो इसको अपन देर से आए पर दुरुस्त आए। लेकिन देखते हैं कि जब राजनीति में इतनी बड़ी कुर्सी पे कोई बैठ जाता है, इतना ओहदा मिल जाता है, दुश्मन बहुत बन जाते हैं। आपके दुश्मन कुछ खास है नहीं कि जो आपको दुश्मनी, हर कोई आपसे हंस देता है, मंच में जाते हैं तो आप ठठाके लगवा देते हैं। हमने किसी का नुकसान किया नहीं। हाँ। और आप कोई विश्वास नहीं करेगा, मन से मैंने आज तक एक चींटी का भी नुकसान करने का प्रयास नहीं किया। परिस्थितियों बस किसी का नुकसान, जैसे अभी आप देख ही रहे हैं, आपने बैठे थे कि राजस्व के मामले में लोग सिफारिश कराने आते हैं। लगभग हर को मैंने ना इनकार किया, पर कभी कभी मान लीजिए कर दिया तो, और जानकारी सही नहीं है तो दूसरे का नुकसान हो गया। तो इस तरह के नुकसान होते हैं, उस तरह की गलतियां होती हैं, लेकिन मन से मैंने आज तक किसी का, चाहे वो राजनीति के प्रतिद्वंदी भले ही हो, लेकिन मन से मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया, अनबल नहीं किया। हाँ, अनबल किसी का नहीं किया। और ईश्वर कृपालु रहा है हमारे ऊपर इस मामले में, कि उसने हमेशा इस मामले में हमको सद्बुद्धि देता रहा वो, और जानबूझकर तो किसी का नुकसान किया नहीं। कभी जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि इसका नुकसान कर दो, तो वो हमने नहीं किया। इस वजह से जब कम लोगों का आप नुकसान करेंगे, कम लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो निश्चित है कि कोई क्यों आपसे बैर रखेगा। बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा रीवा के बारे में आपसे जान लेते हैं। हम बघेली में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आप बघेली को संसद तक अपना मुखर करें। नहीं, बघेली में बोली तो बहुत। अब पंडित जी, सबसे बड़ी बात है कि रीवा में 2 तस्वीर दिखाई दी थी। एक तस्वीर जो वैभव वाली तस्वीर दिखा थी, विकास वाली तस्वीर दिखा थी। दूसरा तस्वीर जो अपना मंच से मुखर होकर बोली थी, बेरोजगारी ही, नशा है, भ्रष्टाचार है, यह तस्वीर में अपना क्या कही थी? निश्चित रूप से
एक वर्ग है को वैभव चाहिए, वैभव में पल रहा है। वैभव तो हर आदमी आज के में वैभव हर आदमी का चाहिए। और दूसरी तरफ है नशा है। नशा या वैभव के निशानी जब मान लें इनका कि शराब पिएंगे तो हमको बड़ा आदमी मानेगा आदमी, तो ये वैभव से जाकर के भी ये पतन की ओर ले जा रहा है। बेरोजगारी है, इसको मैं इनकार नहीं करता, और उसके लिए सिंचाई का रकबा 3 लाख एकड़ से बढ़ाकर 9 लाख एकड़ तक करने का पैसा मंजूर हो गया है। 4000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूर किया है। आगे 4-5 सालों में 6 साल में 4 से 6 साल के बीच में 9 लाख एकड़ सिंचाई का रकबा जब हो जाएगा इस जिले का, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी में भारी कमी आएगी। लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में लोग रोजगार चाहते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार चाहते हैं, अभी कृषि के क्षेत्र में लोग कम काम करना पसंद करते हैं आज के नौजवान। मेरा सबसे अपील यही है कि कृषि के क्षेत्र में जीविका की अपार संभावनाएं हैं। कृषि जब आगे लाभप्रद धंधा बन रहा है, पहले की तुलना में तो अभी ज़्यादा फायदेमंद हो गया है, और अब आगे उसके भविष्य में और अधिक लाभप्रद होने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इसलिए सब किसानी वहाँ में लड़का किसानी करें, किसानी के साथ साथ 2-4 ठे गैया को भैंसी रख लें, तो उच्च नस्ल के गैया आवे लगी 10-10 लीटर 5-5 लीटर दूध देती हैं, उन्हों को रख लें। तो खेती के अनाज, दूध और इनमें फल सब्जी, तो ये कुल मिला के किसानी का लाभ दे के काम हो ही उसे, तो उनको कहती खेती को इतनी जाए चाहिए लड़कर का। रीवा के जनता से मैं मुलाकात किया सर, तो जनता कहती है कि जब मेरा बच्चा 3 साल का था, 15 साल से सांसद महोदय मिश्रा जी हैं, 18 साल होने को है, लड़कों को सिखा रहे हैं कि गाय पालो, भैंस पालो, खेती करो, बाथरूम सफाई अभियान चला रहे हैं तो हाथ से सफाई करने लगते हैं, ये सिखा रहे हैं। क्या ये सही है? क्या सांसद को कुछ अलग देना चाहिए, कुछ विजन होना चाहिए जो प्रदेश और आपके ज़िले के जनता तक पहुँचे, क्योंकि लगातार वो आपको चुन रहे हैं, यहाँ पे भरोसा है। ऐसा कौन सा विजन आपके पास है जो प्रधानमंत्री मोदी तक आप संसद भवन तक पहुँचाते हैं? विजन यही है, जो लोग कहने में डरते हैं वो कि जाओ गोबर उठाओ, भैंस पाल लो, गाय पालो। सामने वाला हमसे आता है कि सरकारी नौकरी दिलवा दो, और मैं कहता हूँ गाय पालो, क्योंकि सरकारी नौकरी इतना है नहीं। अब आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, सारे पदों को भर दीजिए पूरे देश में, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, तब भी 2-2.5% से ज़्यादा लोगों को रोजगार आप सरकारी नौकरी के माध्यम से नहीं दे सकते। प्राइवेट सेक्टर में भी उतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। इस देश का 50% आदमी को खेती में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप 140-42 करोड़ हो, 170 करोड़ तक की आबादी जाएगी, तो अनाज तो चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन में दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, अंडा चाहिए, मांस चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आप अगर खेती की ओर नहीं जाएंगे, माने खेती में जाना ही पड़ेगा। इस देश को खेती में बदलने पड़ेंगे, जाना ही पड़ेगा। 170 करोड़ लोगों को भोजन देने के लिए आपको खाद्यान्न उत्पादन करना पड़ेगा, दूध उत्पादन करना पड़ेगा, मांस उत्पादन आपको करना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में आपको जाना है, यथार्थ है, उसको कोई बोले ना बोले। तो आपको एग्रीकल्चर में अगर जाना है तो साफ साफ बोलना चाहिए सांसद को कि आप एग्रीकल्चर की ओर जाओ। तरीके आप अपने हिसाब से बदल दो। है, तरीके बदल रहे हैं, वैज्ञानिक युग आ गया है, तमाम सब है। अच्छा सर, दूसरा गंदगी का जहाँ तक है, आप देखिए कि गांव में भी अब घर बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, इतने बंटवारे हो रहे हैं। गांव में बिल्कुल सघन बस्तियां हो गई हैं, रास्ते बिल्कुल सकरे हो गए हैं, नालियों की जरूरत है।
नाली बनाते भी है पंचायत वाले तो वो भाग देते हैं, उसको पट जाती हैं। इनको साफ कौन करेगा? अगर हम शौचालय अपना नहीं साफ करेंगे, अपने घर के सामने की नाली साफ नहीं करेंगे, तो पंचायतों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो आपके घर का शौचालय साफ करेगा या आपके घर के सामने की नाली साफ करेगा। तो और है भी, तब भी ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने गांव को स्वच्छ रखें, अपने शहर को स्वच्छ रखें। उसमें बिना जनभागीदारी के, बिना जनता के सहयोग के पूरी स्वच्छता संभव नहीं है। आज इंदौर स्वच्छ है अगर, तो जनता के जागरूकता के कारण स्वच्छ है। जो भी गांव स्वच्छ है अगर, तो वह जनता की जागरूकता के कारण स्वच्छ है। घर अगर स्वच्छ है तो उस घर के परिवार के लोगों की जागरूकता के वजह से स्वच्छ है। जिस घर में जागरूकता नहीं है उस घर में गंदगी है। तो इसलिए हर आदमी को उस स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी घर में ही निभाएंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। रीवा की एक बहुत बड़ी समस्या है और आप मंचों से मुखर होकर बोलते हैं। कोरेक्स का जो इजाद हुआ है रीवा से हुआ और लगभग 70% जो युवा यूथ है वो शिकार हो चुके हैं। माँ बाप परेशान हैं, माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, जो बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। लेकिन इसमें यहाँ के जो विधायक जी हैं रीवा के, उन्होंने संज्ञान लिया है। जनता ये कहती है कि विधायक जी अभी कहाँ थे, जब लोग शिकार हो गए तब जगे। इस समस्या को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सरकार को, विधायक को, सांसद को उंगली उठाना सरल है, उठाना भी चाहिए। मैं भी 10 वर्षों से या 11 वर्ष मेरे संसदीय जीवन का चल रहा है। मैं हर मंच से बोलता रहा हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि माता पिता ने बच्चों के साथ बैठना छोड़ दिया है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के साथ 1 घंटे का समय नहीं देता। उसका परिणाम ये होता है कि बच्चा जब हाथ से निकल जाता है तब हमको पता चलता है कि वो कोरेक्स का या कि नशे का आदी हो गया है। अगर हम बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ मतलब बच्ची भी सही, बच्चे सही, लड़कियां भी नशा करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो अगर हम उनके साथ बैठेंगे तो 1 दिन पता नहीं चलेगा, 2 दिन पता नहीं चलेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद लड़के अपने बच्चे की अस्वाभाविक गतिविधियों से हमको जानकारी होने लगे कि इसकी स्वाभाविक गतिविधि नहीं है, तो हम उस पर नियंत्रण जल्दी कर लेंगे। वो 1 बार 2 बार 1 महीने का नशा अगर कर रहा है 1 महीने से, तो उसको हम सुधार लेंगे। लेकिन अगर वही 3 साल से नशा कर रहा है तो उसको हम फिर पटरी पर वापस नहीं ले आ सकते। लेकिन जो और सरकार अगर, विधायक जैसे आप कह रहे हैं कि विधायक से जो लोग कहते हैं कि अभी तक कहाँ थे, आप कोरेक्स को बंद भी कर दो तो थिनर है। अभी यहाँ बगल में पेंटिंग चल रही है, पेंटिंग के है, आयोडेक्स है। अच्छा, इसका भी नशा होता है? आयोडेक्स को डबल रोटी में मिला करके लोग खाते हैं। अरे, थिनर को रुमाल में भिगो करके उसको सूखते हैं। ये पेंटिंग का जो पानी होनी है इसका, उसको भी रगड़ के सूखते हैं। तो इन सबको हम कैसे करेंगे? जब तक, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ बोलता हूं, जब तक माता पिता और शिक्षक, ये माता पिता मूल में है, शिक्षक भी का समय भी वो अपनी पढ़ाई लिखाई और इसमें व्यस्त रहता है, उसको भी ज़्यादा बच्चे के हर गतिविधि की जानकारी नहीं रहती। इसलिए माता पिता 1 घंटे बैठेंगे अगर, तो ये बच्चे अपने आप ठीक रहेंगे। अगर माता पिता नहीं बैठेंगे तो इन बच्चों को कोई रोक भी नहीं सकता, ये बहुत ही गर्त में चले जाएंगे। इसलिए मेरा हर माँ से, हर बाप से आग्रह है कि बच्चों के साथ बैठिए, उनकी गतिविधियों को देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनके
अगर 1 घंटे 1 महीने आप बैठेंगे तो उसके होंठ का रंग, उसके आँखों का देखने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका हमको मालूम हो जाएगा कि इसका अस्वाभाविक है, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम खुद शराब पी के घर जाएंगे, तो अगर हम शराब पी के घर जाएंगे तो 90% परिवारों में तो बच्चा भी शराब पिएगा, जो माँ बाप का देखेगा। माँ बाप अगर नशा करेंगे तो वो करेगा। 10% जो बहुत सौभाग्यशाली होंगे कि उनके बच्चे बच जाएं, वो अलग बात है। तो इसलिए माता पिता को भी अपने आचरण में सुधार लाना पड़ेगा। उसको नशे से खुद भी दूर रहे तो बच्चा उसका दूर रहेगा। एक उम्र होती है, मैं आपसे ये आपकी उम्र का अनुभव, क्योंकि हम उस उम्र में जाते हुए अनुभव मिलेगा, आपसे अनुभव लूँगा कि जो बच्चे की शुरुआत होती है, पढ़ने का समय होता है, तो वो दिखावे में पहुंच जाता है। गाड़ी लेके कॉलेज लाइफ में जाना, लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार के चक्कर में फंस जाता है, फिर नशे के चक्कर में आ जाता है। ये ज़िंदगी का आपका अनुभव इस पर क्या है? मैं नशे में कभी फंसा नहीं। एक बार बीड़ी पी ली, सिगरेट पी लिया था तो पंडित जी पकड़ लिए, तो उसमें उसके बाद वो छूट गई। बाकी कोई दूसरा नशा होली में भांग होंग 1-2 बार 4 बार खाया पिया होगा, इसके अलावा कोई नशा हमने किया नहीं। ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ कि हमारे कई साथी उस चंगुल में फंस गए। जहाँ तक वैभव मोटरसाइकिल बाइक ये वो है, मैं शुरू से ये मानता था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और 36 साल तक की उम्र मैंने साइकिल चलाई। अच्छा। जब हमको सर्वाइकल हुआ उसके बाद से डॉक्टरों ने हमको साइकिल चलाने को मना कर दिया। तो मैंने कभी कल्पना, मैं कॉलेज ये वकालत में भी है, मैंने 8-9 साल की वकालत तक मैंने साइकिल चला के मैं गया हूँ। स्कूटर ले सकता था लेकिन चलाता रहा, उसमें मुझको मेरी वकालत में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मेरी स्वास्थ्य में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और दिनचर्या में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए इससे दूर रहेंगे जितना, उतना अच्छा रहेगा, उतना जीवन कल्याणकारी रहेगा, सुखमय रहेगा, शांति रहेगी। जितने वैभव की हम कल्पना करेंगे तो गर्दन टूट जाएगी। ऊपर अंबानी की अट्टालिका देखेंगे तो वो तो गर्दन टूट जाएगी। तो इसलिए अपने सामान्य जो लोग तुलनात्मक देखते हैं तो देखना चाहिए कि हमसे भी कितने लोग गरीब हैं। नीचे देखना, नीचे वालों को देखें, बराबरी वालों को देखो, नीचे वालों को देखो और ऊपर बढ़ने की प्रयास करो। लेकिन ऊपर की ओर देखोगे तो गर्दन, बिना मेहनत के देखोगे तो गर्दन टूट जाएगी। उतनी ताकत होनी चाहिए कि ऊपर देखने की। तो इसलिए बिना परिश्रम के वो सब कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि बहुत सारे आपने इंटरव्यू देखा होगा, लोगों से बातचीत देखे होंगे, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ आप ना देखे होंगे। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, इतनी उलझनों के बाद भी आप कैसे सुलझे रहते हैं? अपने आप को कैसे शांत रखते हैं? उलझन पाला ही नहीं हमने। हमको ना कभी बता दिया ना कि हमने कभी बहुत बड़ी कुछ भी मिल जाए इतना ज़्यादा, उसके लिए बहुत अपेक्षाएं नहीं पाला। काम करता रहा और विधानसभा का टिकट चाहता था, 90 से लेके लगातार नहीं मिली और उसमें कभी निराशा नहीं आई। नहीं मिली तो नहीं मिली, अपन काम सेवा के लिए कर रहे हैं, पद के लिए तो चाहते हैं, पद के लिए इच्छा थी। लेकिन चूंकि सेवा के माध्यम से मैं काम कर रहा था तो इसलिए संतोष होता था कि चलो आज इतने लोगों की मदद कर दिया, वकालत में इतने लोगों का काम कर दिया, इतने लोगों की थोड़ा सा हित साधन हो गया, तो उसे एक संतुष्टि अपने आप को मिलती थी। इसलिए जब आप सेवा को माध्यम बनाते हैं तो वो बहुत बड़ी अपेक्षाएं जो होती हैं मन में, वो उनमें अगर आपने 10 लोगों की मदद कर दी तो उन अपेक्षाओं की जो जलन होती है उसमें एक शीतल लेप लग गया। तो वो जो विकृति मन की है वो ठीक हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है, माननीय सांसद महोदय जी को किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है क्या? मंचों पे जाते हैं, प्रोग्राम चल रहा होता है,
लेकिन अपने पार्टी के विपक्ष में बोल देते हैं गौशाला। हाँ, तो वो कहते हैं कि नाराज हो, कहते हैं कि भाई सरकार करे। हाँ। सरकार के बस का काम नहीं है। 30 करोड़ गोवंश को कोई सरकार कैसे उस समस्या का हल कर सकती है? सामाजिक समस्या है ये। तो एक एक आदमी एक एक गाय अगर अपने घर में रख ले, 10 साल तो पहले यही था ना, तो 10 साल के अंदर बातें आई। तो अगर एक एक रख ले, बाकी जो बचे वो सरकार करे, लेकिन सारे मवेशियों को सरकार मदद करेगी वो संभव नहीं है, किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और लोग कहते हैं कि अगर नहीं करोगे तो वोट नहीं देंगे। वोट नहीं दोगे तो ना दो ना भैया, लेकिन हम बात तो वही कहेंगे जो आपके हित में है। आपकी एक बात अभी बहुत सुर्खियां बटोर रही, श्रीनिवास तिवारी के बारे में आपने जो बात कही, कहते हैं कि उनका पोता बीजेपी में है, विधायक है। आपने बोला कि दादा वो दउआ, लेकिन काम कुछ नहीं किया ना। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। हाँ। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो, क्या उसके बाबा ने क्या किया है? उसके बाबा ने अन्याय किया है, गलत काम किया है, तो उसको तो सुने और वो गलत काम न करे। हम लोगों ने, हमारी राजनीति का, कांग्रेस ने का जो कुशासन रहा है उसकी आलोचना हमारी राजनीति का हिस्सा रहा है। और आज भी तुलनात्मक रूप से हम तो अपनी बात रखेंगे ही ना, कि कांग्रेस के जमाने में ये होता था। वो एक अखबार में छपा, एक गड्ढा था कोई जयस्तंभ में, तो वो लिख दिया कि गड्ढा जानलेवा, इसमें जान चली जाएगी, गड्ढा एक गड्ढा हो गया है जयस्तंभ के पास। तो आज का नौजवान अगर पढ़ेगा कि अरे एक गड्ढे में जान जा सकती है तो सरकार ठीक नहीं कर रही है, तो अपन को तो बताना पड़ेगा कि रीवा जिले के हर एक दूसरे फुट में गड्ढा था, हर बाजार में गड्ढा था, हर सड़क में गड्ढा था। और उस समय रीवा का नेता श्रीनिवास तिवारी थे, कांग्रेस पार्टी के सरकार के अंग थे, दादन हो दयू। तो दयू के राज्य, जब दयू का राज्य चलता था कांग्रेस के जमाने में, तो कांग्रेस के तो हर सड़क में हर दूसरे फीट में गड्ढे थे, और हमारे 8 किलोमीटर के सड़क में एक गड्ढा है। तो नौजवान अगर देखेगा, जो जिसने कभी वो नहीं देखा है राज्य, 20 साल का नौजवान जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसको तो बताना पड़ेगा उस समय की लूट, उस समय का अत्याचार, उस समय का पक्षपात, उस समय का अत्याचार, उस समय की अव्यवस्था, उस समय की कुव्यवस्था, उस समय का 3 घंटे 2 घंटे का बिजली, वो भी हमने बताया है उसमें कि एक लड़के ने टेलीफोन किया कि 15 मिनट से बिजली नहीं है। तो बताना पड़ेगा ना कि 15 मिनट से नहीं, आधा घंटे की बिजली नहीं है, 1 घंटे बिजली नहीं है। पर कांग्रेस के राज में भैया केवल 3 घंटे बिजली आती थी, 24 घंटे में 21 घंटे बिजली नहीं रहती थी। और आज हमारा आधा घंटा बिजली नहीं है तो हमको डांट रहे हो कि आधा घंटे बिजली नहीं है। तो तुलनात्मक रूप से उन लोगों को बताना पड़ेगा। और उसमें श्रीनिवास तिवारी इस जिले के आधार थे, सर्वमान्य नेता थे। मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं बाकी जिलों का नेता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री हूं, लेकिन रीवा जिले के मुख्यमंत्री श्रीनिवास तिवारी थे। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके लिए श्रीनिवास तिवारी ही जिम्मेवार थे। तो हमको तो श्रीनिवास तिवारी की बातों को बताना पड़ेगा। इसलिए श्रीनिवास तिवारी स्वाभाविक रूप से हमारे भाषणों में आएंगे, उनके जो कुव्यवस्था थी उसकी चर्चा हम करेंगे। उनके किए हुए कार्यों चाहे अच्छा किए हों या बुरा किए हों, उसकी बात तो सामने आएगी। बुरा तो अच्छा किया है, पता नहीं कितना अच्छा किया है, भगवान जाने। जिन लोगों का अच्छा किया वो लोग अच्छा मानेंगे, लेकिन आम लोगों के साथ, आम जनता के साथ, विकास के साथ तो छलावा हुआ, धोखा हुआ। विकास के नाम पर एक ईंट नहीं रखी गई, कहीं लूट हुई, उनके लोगों ने लूटा, उनके परिवार ने लूटा, तो वो तो हम बोलेंगे। चलिए, पहली बार सांसद साहब आपसे बात करने पे ऐसा लगा कि बात होती ही रहे।
हाँ, आपके ठीक। जीवन का जो अनुभव है, नहीं, हमें ठीक। आपके साथ कुछ क्षण बैठने को मिल रहा धन्यवाद। है। एक आखिरी सवाल आपसे, जी हाँ। आप हमेशा मुखर रहते हैं, अपनी कमियों को भी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी और रीवा के नेताओं के विकास के लिए क्या उपलब्धियां हैं और क्या कमियां हैं? किस पे सुधार करना चाहिए, किस पर हमें पॉलिश करना चाहिए जिससे और अच्छा काम हो? कुल मिलाकर के आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए और जहाँ कोई कमी दिखे उसको सुधार करना चाहिए। अहंकार से दूर रहना चाहिए। ये जो राजनीति का वैभव है ये आदमी को विचलित कर देता है, पद भ्रष्ट करता है। तो इसलिए मेरा सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से एक आग्रह है कि अपना आत्म विश्लेषण करते रहें, आत्मनिरीक्षण करते रहें और जहाँ कोई गलती हो उसको स्वीकार कर लें कि हाँ गलती हुई है और उसे सुधारना चाहिए। तो गलतियाँ होती, मुझसे भी गलती होती है। अभी 50-60 लोग मिल रहे थे तो हो सकता है कहीं किसी के साथ गलत हुआ हो, तो आदमी को अपना सुधार करते रहना चाहिए। यही मेरी सब अपील है, यही मेरी अपेक्षा भी है। और बहुत बहुत शुक्रिया सांसद महोदय जी। हम कहते हैं ना कि कुछ शख्स होते हैं, कुछ शख्सियत होते हैं, तो आज हम शख्सियत के साथ मौजूद थे और इनका ये सादापन, इनका ये मुखर और जमीन से और आम लोगों से जुड़ा होना ही इन्हें ऊपर उठाता है। 3 बार सांसद बन चुके हैं, तीसरी बार निर्वहन कर रहे हैं और सुर्खियों में रहते हैं। केवल मध्य प्रदेश और भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी ये ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन आप हमें अक्सर देखेंगे कि सांसद महोदय के साथ आम लोग चलते हैं, वैभव में लुप्त नहीं होते हैं, वैभव से दूर हो जाते हैं। यही इनकी खूबी है, यही इनकी पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज आपने अपने मन से हमारे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कैमरामैन को भी धन्यवाद, आपको भी, सब पूरी टीम को धन्यवाद। अब देखिए यही है कि हमारे पीछे हमारे कैमरामैन, हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र सोनी जी थे, उनका जिक्र नहीं किए, लेकिन सांसद महोदय जी को भी उनका ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।